क्या दोस्तों आपको पता है फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी कौन करेगा? ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? यूनेस्को ने हमारे भारत देश के दो शहर, एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर और दूसरा ही मध्य प्रदेश का ओरछा, इन दोनों शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और यहां दो शहरों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ओरछा के बारे में। ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखो निवारी। और यहां आप मैप में देखें कि यह है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ एक छोटा सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उनका नाम है निवारी और उसका एक शहर है ओरछा जो एक ऐतिहासिक नगरी है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यह अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ देख सकते हैं मंदिरों और महलों के लिए यह ओरछा शहर प्रसिद्ध है। और 16वीं शताब्दी में ओरछा शहर किस राजवंश की राजधानी हुआ करता था? बुंदेल राजवंश की। और ओरछा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में ओरछा राजमहल, राम राजा मंदिर, और राम राजा मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राय प्रवीण महल शामिल है। और ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी? वो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 में की गई थी। तो यह ओरछा से जुड़े फैक्ट। और दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है ग्वालियर को। तो ग्वालियर मध्य का प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश का और यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। ग्वालियर शहर ग्वालियर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। और ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सूरज सेन ने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। और यहाँ देख सकते हैं ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण किला भी आप इमेज में देख सकते हैं। और वास्तुकला की शानदार विरासत और जीवन संस्कृति के लिए मशहूर ऐतिहासिक शहर जयपुर ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जगह बना ली। तो दोस्तों यह पिछले साल 2019 की बात है क्योंकि 2019 में अजरबैजान के बाकू में जब 43वीं यूनेस्को की बैठक मिली, इसमें यह पिंक सिटी बोले तो जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। और 2017 की बात करें तो यह है अहमदाबाद की कुछ ऐतिहासिक इमारतें। अहमदाबाद भारत का एक ऐसा पहला शहर है जिसे 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह मिली थी। और यह सब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की और यह घोषित करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की वर्तमान अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। और यूनेस्को कार्य क्या करता है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? फिट इंडिया साइक्लोथॉन का यह दूसरा संस्करण लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। इमेज में आप देख सकते हैं। तो किरेन रिजिजू किस मंत्रालय के मंत्री है? एक सिंपल सा क्वेश्चन,
और हमारा आंसर हो सकता है खेल मंत्री है। और हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, यानी कि वर्चुअल तरीके से। और फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण कब तक चलेगा? तो 31 दिसंबर तक चलेगा यह दूसरा संस्करण। और यह इवेंट देश भर के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 29 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा यह फिट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया था। और 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी जो एक हॉकी के जादूगर यानी कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण इवेंट है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2018 में। और खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल गतिविधियों में भारतीय नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना। और इसीलिए दोस्तों खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको याद रखना होगा। और खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया योजना के तहत 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसका मकसद है 2028 तक हमें ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल हासिल करने हैं। और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित भी है ये खेलो इंडिया हमारी योजना। तीसरा क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी कौन करेगा? 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करने जा रहा है एशिया में पहली बार सिंगापुर देश। और आमतौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है वो आयोजित की जाती है स्विट्जरलैंड के दावोस में। और यह पहला मौका है कि एशिया में यह बैठक आयोजित की जा रही हो। आमतौर पर विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। और 1971 के बाद यह दूसरी बार है जब इस इवेंट का आयोजन दावोस के बाहर किया जाएगा, यानी कि सिंगापुर में। और विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन 13 मई से 16 मई 2021 तक सिंगापुर में किया जाएगा। और यह कार्यक्रम आमतौर पर जनवरी में आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण दोस्तों यह सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। और सिंगापुर में ही क्यों, इसके पीछे की भी वजह है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 पहली बार एशिया में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि सिंगापुर कोविड-19 महामारी से निपटने में काफी हद तक सफल रहा है और इसीलिए चयन किया गया है सिंगापुर का। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना क्लाउस श्वाब ने की थी जो एक प्रोफेसर थे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई? 1971 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। और जब पहली बार मेजबानी कर रहा है एशिया का सिंगापुर, तो आप मैप में देखिए, यहां पर देख सकते हैं सिंगापुर एक छोटा सा देश है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों से सटा हुआ है यहाँ पर यह सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली एच लुंग। कौन? ली एच लुंग। चौथा क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों याद रखो, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं राजेश बिंदल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजेश बिंदल। और राजेश बिंदल ने गीता मित्तल का स्थान लिया है। इमेज में आप देख सकते हैं राजेश बिंदल को। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 233 में
इस तरह का प्रावधान किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति कोई भी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को उसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन? हमारे राष्ट्रपति। तो संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 223 में क्या प्रावधान किया गया है? याद रखो, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति है श्री राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वय मर्यादा के कारण दोस्तों जस्टिस गीता मित्तल यहां से हाल ही में सेवानिवृत्त हुई। तो श्री राजेश बिंदल की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? मुख्य न्यायाधीश कुमारी गीता मित्तल के स्थान पर इस हमारे जस्टिस की नियुक्ति की गई है। और श्री राजेश बिंदल की बात करें तो उनका जन्म 16 अप्रैल 1961 को हुआ। 22 मार्च 2006 को उनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित न्यायाधीश के पद पर की गई थी। वहीं 19 नवंबर 2018 को उनका स्थानांतरण जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में किया गया था और वो वहां के वरिष्ठ न्यायाधीश थे और वो बन गए हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 5वां क्वेश्चन, थल सेनाध्यक्ष ने 9 से 14 दिसंबर 2020 तक किस देश की यात्रा पर रवाना हो गए? हमारे भारत देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? MM नरवणे। पूरा नाम है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इन दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 9 से 14 दिसंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो गए हैं और इसीलिए हमारे यह थल सेना अध्यक्ष ने एक इतिहास भी बना दिया है। वो कौन सा? कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यह यात्रा इस मायने में ऐतिहासिक है कि पहली बार कोई भारतीय सैन्य प्रमुख UAE और सऊदी अरब का दौरा करने जा रहा हो। और यहां बात करते हैं UAE की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। निम्न में से किस देश ने अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया? UAE ने। और UAE की राजधानी का नाम है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम और तेल भंडार के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश भी UAE है। UAE के बाद हमारे स्थल सेना अध्यक्ष जा रहे हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। और आप यहाँ मैप में देखिए कि यहाँ ओमान, यहाँ पर है UAE। UAE में हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जाएंगे, उनके बाद वो जाएंगे सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल का नाम है रियाद। और यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल, एक है मक्का और दूसरा है मदीना, वो भी इसी देश में स्थित है। 6ठा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? याद रखो, दिल्ली और वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है और इसके लिए एक जमीनी सर्वेक्षण करना जरूरी था। इसके लिए लीडार नामक एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लीडार का अर्थ क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भारतीय रेलवे को हेलीकॉप्टर पर माउंटेड लीडार तकनीक का उपयोग करेगा। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, हेलीकॉप्टर पर इस तरह की लीडार तकनीक लगाई जाएगी और लाइटिंग के जरिए यहां जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा। और पहली बार लीडार तकनीक का उपयोग कहां किया गया था? तो याद रखो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए यह लीडार तकनीक का उपयोग किया गया था। और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तकरीबन 800 किलोमीटर। और लीडार क्या है? तो यह तकनीक में GPS डाटा, लेजर डाटा, फ्लिक पैरामीटर्स के संयोजन का उपयोग किया जाता है और इससे सटीक सर्वेक्षण भी किया जाता है।
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लीडार डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्मों में से एक है यह लीडार तकनीक। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है? इमेज में आप देख सकते हैं यह एक जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उनकी संस्कृति के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक योजना शुरू की है और यह जनजाति का नाम है थारू। क्या? थारू। तो किस उद्देश्य से थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए यह योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की? इस जनजाति गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना है और यह रोजगार पैदा करेगा और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। और यह एक होम स्टे योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवासों में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। इमेज में देख सकते हैं जो थारू जनजाति के लोग हैं वो इसी तरह के प्राकृतिक आवास बनाते हैं और यहाँ पर पर्यटकों को रहने का मौका मिलेगा। और ये झोपड़ियां जंगल से एकत्रित घास से बनाई जाती है जैसा आपने देखा। और थारू जनजाति की बात करें तो यह जनजाति शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों से संबंधित है। इनमें से ज्यादातर लोग कृषि संबंधी कार्य करते हैं। थारू शब्द का अर्थ है थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी और थारू जनजातीय लोग थारू भाषा बोलते हैं। और यहाँ इमेज में देख सकते हैं थारू जनजाति के लोग। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाषण या भाषण 4 द्वीप कहां पर स्थित है? सुर्खियों में रहा यह भाषण 4 द्वीप वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। और यह द्वीप सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, हाल ही में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 15,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित यह भाषण या भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर दोस्तों एक द्वीप है जो यहाँ आप देख सकते हैं भाषण 4 और इसी द्वीप पर यह रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा गया है। जून 2015 में बांग्लादेश सरकार ने अपनी आश्रय परियोजना के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण या भाषण 4 द्वीप पर पुनः बसाने का फैसला किया था। और सबसे विश्व में यह जो शरणार्थी है वो अधिक है। म्यांमार में 2016-17 के संकट से पहले लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या रह रहे थे। एक अनुमान के अनुसार अगस्त 2017 तक लगभग 6,25,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर दिए थे। और हमारे भारत देश ने यह मामला बताया है कि बहुत से जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो आतंकवाद की गतिविधि से जुड़े हुए हैं और उसीलिए हम अपने भारत में पनाह नहीं दे सकते। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें दुनिया के सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के विकास का दावा किया है? प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के विकास का दावा किया है हमारे पड़ोसी देश चीन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। और यहाँ क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारा सामान्य तौर पर सुपर कंप्यूटर होता है इनसे कई गुना ज्यादा अधिक स्पीड हम यह क्वांटम सुपर कंप्यूटर में पा सकते हैं। तो परंपरागत सुपर कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से समस्याओं को हल कर सकता है यह क्वांटम कंप्यूटर। और चीन के जीवू जांग कंप्यूटर ने एक अत्यंत जटिल गणना को मात्र 200 सेकंड में पूरा कर दिया, जबकि विश्व के तीसरे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सनवे ताइहू लाइट को यह गणना करने में 2.5 बिलियन वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता था। यानी कि आप देख सकते हैं कितना यह क्वांटम कंप्यूटर है वो तेज रफ्तार वाला हो सकता है। और बात करते हैं चीन की तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले सुर्खियों में था कि हाल ही में किस देश का चंद्रयान चांद की सतह से नमूने एकत्रित कर धरती की ओर रवाना हो गया है? तो यह चीन देश। चीन ने दोस्तों दूसरा ऐसा विश्व का देश बन गया है जिन्होंने चांद की सतह पर अपना ध्वज फहराया हो और वहां से मिट्टी के कुछ नमूने लेकर वो पृथ्वी की ओर रवाना हो गया है।
और चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के इरादे से खुद की डिजिटल करेंसी भी शुरू करने की योजना बना दी है। और चीन, जिसकी कैपिटल का नाम है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। आप मैप में देखें कि यहाँ पर है चाइना और चाइना के आसपास में मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, यहाँ पर किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और यहाँ म्यांमार और वियतनाम जैसे देशों से सटा हुआ है यह चीन देश। 10वां क्वेश्चन, WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने? WHO फाउंडेशन के CEO बन गए हैं अनिल सोनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिल सोनी। इमेज में आप देख सकते हैं अनिल सोनी बन गए हैं WHO फाउंडेशन के नए CEO। हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया। वे 1 जनवरी 2020 को पदभार संभालेंगे और वे WHO फाउंडेशन के पहले CEO होंगे, हमारे भारतीय मूल के पहले CEO। और WHO फाउंडेशन है क्या? तो WHO फाउंडेशन एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इस एजेंसी की स्थापना मई 2020 में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई थी, जिसके यह पहले CEO बन गए हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी बात कर ले तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और WHO के सदस्य कंट्री कितने हैं? 193। WHO का उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। और भारत की राजधानी बोले तो दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है। कहां पर? दिल्ली में। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में यह जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है, यानी कि पिछले वर्ष में हम 9वें स्थान पर थे, इस साल रहे हैं 10वें स्थान पर। 2019 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? पिछले साल 9वें स्थान पर। और यहां लास्ट में कौन रहा? तो अमेरिका। अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस में यदि कोई योगदान देता है तो यह अमेरिका है जलवायु परिवर्तन में, यानी कि नेगेटिव में। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग टूल है और यह देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है और यह सूचकांक 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है, जो 2020 में भी प्रकाशित किया गया। और CCPI का पूरा नाम क्या होता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हाल ही में जारी किया गया। हमारा भारत का रैंक है 10वां, यह मत भूलिएगा। 12वां क्वेश्चन, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीत लिया है राजकमल झा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकमल झा। इमेज में आप देख सकते हैं। तो पत्रकार, लेखक ऐसे राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपनहेगन में 5000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई और विजेता हुए हैं राजकमल झा, नाम मत भूलिएगा। और पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका के प्रकाशक बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। किसने? तो प्रकाशक बुंडालो द्वारा। और पिछले साल ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार, नाम क्या था? राणा दास गुप्ता को उनके उपन्यास 16 के लिए साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बात भी मत भूलिएगा। किसको? तो राणा दास गुप्ता को इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की सरकार को 14 चिन्हित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओडिशा राज्य की सरकार को 14
ऐसे चिन्हित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। एनजीटी ने एक निषेधात्मक आदेश जारी कर अत्यधिक पर्यावरण संवेदी क्षेत्रों यानी कि इको सेंसिटिव जोन में की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका मुख्य कारण है हाथियों को सुरक्षित रखना। तो राष्ट्रीय हाथी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भारत के वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई है। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां होती है। इनमें एक है भारतीय हाथी, दूसरा है सुमात्रन हाथी और तीसरा है श्रीलंकाई हाथी। और यहाँ भारतीय हाथी हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में आया था। एनजीटी के अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल और एनजीटी इसका पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के लिए किसी भी दाखिल मामले को कितने माह के भीतर निपटान करना अनिवार्य है, तो 6 माह के भीतर। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, 2010 में। कब, 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। जिस तरह एनजीटी ने हाल ही में ओडिशा को यह हाथी के गलियारों के सुरक्षित करने हेतु एक नोटिस जारी किया है। और दोस्तों, आपको ओडिशा के बारे में जितना भी याद है वो नीचे लिख दीजिए, क्योंकि लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा संघ प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है। प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। और किस बात को लेकर सुर्खियों में आया था वो भी आपको याद है। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रविंद्र भानवर, विनय यादव, काल सिंह मावी, गौरांग प्रजापति, परमार संजू, मीरा राजप्रा, रणजीत वसावा, पागी राजेंद्र, तुषार ओझा, संजय कुमार, चौधरी अशोक भाई, चौधरी प्रतीक, मुकुंद पटेल, किंजल कटारा, जल्पा व्यास, अश्विन चौलाविया, चावड़ा अजय, भावना रोहित, करण प्रजापति, वगणिया उत्तम, तरल अजमेल, मकवाणा सोनल, रेखा नीनामा, सोलंकी दलपत सिंह, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने प्रदान किया। इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने प्रदान किया है। 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, सही आंसर चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।